आज हम बात करेंगे हमारे इतिहास के सेट नंबर 30 पर। और सेट नंबर 30 के जो आज से जो क्वेश्चन है, यहाँ से मुगल काल हमारा शुरू हो रहा है। तो मुगल काल के संस्थापक बाबर से लेकर के आगे हुमायूं, अकबर, जितने भी हमारे मुगल शासक हैं उनके बारे में पहले उनका राजनीतिक पूरा चलेगा, उसके बाद फिर उनका आर्थिक और जो भी धार्मिक उनकी नीतियां थी उस पर हम बात करेंगे। हमने इसमें टॉपिक का नाम इसलिए नहीं दिया है क्योंकि कभी कभी एक ही सेट में प्रैक्टिस में दो अलग अलग टॉपिक हो जाते हैं, तो इसलिए इसको सेट का नाम दिया गया है। आप लोग के लिए प्रैक्टिस करने के लिए ये थोड़ा सा फायदा हो जाएगा कि नंबर आप याद रखेंगे किस नंबर की प्रैक्टिस आपको कब करनी है। ठीक है, तो सेट नंबर 30 आज हमारा यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। और इससे पहले के जो प्रैक्टिस सेट आपको दे दिए गए हैं, मुझे उम्मीद है आप लोग उनको पढ़ रहे होंगे, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताते नहीं। जैसे कि मैंने बताया, कमेंट करिए और बताइए कि उसमें किस प्रकार का और हम नया कुछ आपको नीड है, अगर उसमें ऐड कर सकते हैं, या किसी टॉपिक पर अगर आप डिटेल्स में कुछ जानना चाहते हैं उस पर भी हम बात कर सकते हैं। और बहुत ही जल्दी किसी संडे को प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं, जो कमिंग टीजीटी पीजीटी का एग्जाम है उसके लिए जो फ्री आपकी टेस्ट सीरीज है, संडे को वो यहाँ पर इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन लॉन्च की जाएगी। तो उसके बारे में डेट जल्दी दे दी जाएगी। जो बच्चे इसके लिए इंटरेस्टेड हो तो वो अपना कमेंट में अपना व्यू दे सकते हैं कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के लिए कौन कौन इंटरेस्टेड है। फ्री टेस्ट सीरीज होगी, इसका कोई पैसा नहीं आपसे लगेगा। और जो टेस्ट सीरीज होगी क्लास में, उसकी जो व्याख्या है वो क्लास में ही टीचर के द्वारा की जाएगी, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, तो इसका भी फायदा आप उठा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे, यानी कि आपको बताना है कि जो मुगल शासक थे वे कौन थे, किस नस्ल के थे, ये यहां से पूछा गया है। ए फारसी या ईरानी, बी अफगानी या अफगान, सी चगताई तुर्क, और डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो मैंने आपको बताया कि भारत पर जो प्रथम मुस्लिम आक्रमण किया था बिन कासिम ने, वो एक अरब था। ठीक है, अरब देश से आया हुआ था और उसने भारत पर ये जो है हमला किया। उसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत के शासक आए, जिनमें महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, और उसके बाद फिर तमाम जो कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के पूरा कार्यक्रम है, इनके बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन उसके बाद जब 1526 का समय आया तो 1526 में बाबर जो था, यह पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी के साथ इसका युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। और इसी युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। इब्राहिम लोदी युद्ध स्थान में ही मारा गया और मध्यकालीन इतिहास में इब्राहिम लोदी युद्ध क्षेत्र में मारे जाने वाला पहला शासक या वीर योद्धा माना जाता है। जब इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है तो कम से कम ये तो तय हो गया था कि अब भारत पर लोदी शासन नहीं करेंगे। लोदी वंश जो है प्रथम अफगान वंश के नाम से जाना जाता है और द्वितीय अफगान वंश आता है सूर वंश के रूप में, जिसे हम पढ़ेंगे आगे। जब मुगलों का शासन पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे हुमायूं के समय में कैसे हुमायूं को अपदस्थ कर दिया था द्वितीय अफगान शासकों ने। तो ये जो बाबर था, ये बाबर कहाँ से आया, कौन था ये, इसके बारे में पूछा गया है। क्योंकि पूछा गया है कि मध्यकालीन भारत के मुगल शासक, तो जाहिर सी बात है कि जो संस्थापक है मुगलों के, उसके बारे में पूछा गया है। और मुगलों का संस्थापक कौन था? बाबर था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, उत्तर हो जाएगा सी चगताई तुर्क। थोड़ा सा हम डिटेल्स जाने बाबर के बारे में कि बाबर कौन था और ये कहां से और क्यों भारत में आया, भारत पर हमला करने का इसका क्या उद्देश्य था, इसके बारे में बात करें। आगे के मुगल शासक फिर हम साथ साथ उसकी जो है व्याख्या करते जाएंगे। तो देखिए, जो बाबर है इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। कभी कभी पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम था। और इसका जो समय है 1526 से 1530 ईस्वी तक, बहुत अल्प समय के लिए रहा। 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी तक मात्र 4 वर्षों तक इसका शासनकाल रहा। और बाबर का जो जन्म है 14 फरवरी 1483 ईस्वी को इसका जो जन्म है वो ट्रांस आक्सियाना की रियासत फरगना में हुआ था। फरगना नामक रियासत जो कि ट्रांस आक्सियाना में है, वहां पर इसका जन्म हुआ था 14 फरवरी को। इसके जो पिता थे उनका नाम था उमर शेख मिर्जा। ठीक है, इसके पिता जो हैं उमर शेख मिर्जा, वो किस वंश से थे? तो वे तैमूर के 5वें वंशज थे। तैमूर के
5वें वंशज थे इसके पिता, यानी कि पिता की तरफ से जो बाबर है, पिता की तरफ से कौन था? तैमूर का वंशज था। और तैमूर किसे? तुर्क जो है, तुर्क वंश या तुर्क नस्ल के थे। ठीक है, तो पिता की तरफ से जो बाबर है वो तुर्क था, और माता की तरफ से जो इसकी माता थी वे कौन थी? वे मंगोल वंश से थी, यानी कि इसकी माता का नाम था कुतगुल निगार खां। कुतगुल निगार खां इसकी मां जो है, वे चंगेज खां की 14वीं वंशज थी। और चंगेज खां कौन था? मंगोल था, सभी जानते हैं। चंगेज खां जो है वो मंगोल था, और चंगेज खां के 14वें वंशज से के खानदान से थी इसकी माता। तो एक प्रकार से ये जो बाबर है इसमें तुर्क और मंगोल दोनों का मिश्रित रंग, जो इसका वर्ण था, जो रक्त था, वो क्या था? मिश्रित रक्त था इसका। ये पिता की तरफ से तुर्क और माता की तरफ से मंगोल के वंशज से मिला जुला रक्त जो है वो था बाबर। और इसने जो है एक नए वंश की स्थापना की, चगताई तुर्क। ठीक है, तो इसका अपना खुद का जो वंश था वो चगताई तुर्क था। इसके अलावा जो बाबर है इसके बारे में थोड़ा सा और अगर हम जाने, तो जब इसके पिता की मृत्यु हो गई तो ये बेहद अल्प आयु का था। 14 वर्ष की आयु में इसने अपने पिता की गद्दी को संभाला, और 1494 में फरगना की गद्दी पर ये बैठा। फरगना एक छोटी सी जागीर थी, फरगना की गद्दी पर ये बैठा, और इसने वहां पर मिर्जा की उपाधि धारण की। ठीक है, मिर्जा जैसे छोटे छोटे सामंत होते हैं उस प्रकार से मिर्जा के पदवी के साथ, उपाधि के साथ ये फरगना की गद्दी पर बैठा। लेकिन बेहद कम आयु होने के कारण और इसके वहां पर जो प्रतिद्वंदी थे बहुत ज्यादा थे, खासतौर से जो उज्बेक थे उन्होंने इसको बहुत प्रतिद्वंदा दी। तो बाबर अपने बचपन से ही बहुत सारे युद्ध में व्यस्त रहा। इसने अपनी गद्दी को संभालने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया है, और बार बार होने वाले उज्बेकों के आक्रमण से परेशान होकर के इसने भारत की ओर ध्यान दिया, और भारत की ओर अपने जो एक तरह से विस्तार करने की योजना इसने बनाई। और उस समय भारत की जो स्थिति थी उससे भी यह अनभिज्ञ नहीं था। ये इसको मालूम था कि जो सीमांत प्रांत है पंजाब भारत का, वहाँ भी अशांति है, कैसे वहाँ पर जो वहाँ का गवर्नर है सीमांत प्रांत पंजाब का, वह भी इब्राहिम लोदी के विरोधी के रूप में ही था। दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा कोई स्थायी सरकार नहीं थी, अफगान आपस में बटे हुए थे, सरदार एक दूसरे को चुनौती दे रहे थे। तो इस बात से भी बाबर अनभिज्ञ नहीं था। तो भारत में आंतरिक स्तर पर भारत की राजनीतिक जो विखंडता थी, और बाबर जहां पर था वहां पर बाबर के लिए जो चुनौती थी, इन सभी चीजों ने बाबर को भारत की ओर विस्तार करने के लिए प्रेरित किया। और इसी समय बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए सीधा आमंत्रण भी मिला भारत की ओर से। 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार कर लिया इसने, बाबर ने। यह इसकी बहुत बड़ी जीत थी। 1504 ईस्वी में जब बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया तो इससे बाबर की शक्ति बढ़ी। और ध्यान दीजिएगा, यहीं पर काबुल में ही बाबर ने पादशाह या बादशाह की उपाधि धारण की, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपाधि थी। सर्वोच्च सत्ता के रूप में ये उसको स्थापित करता था, जबकि पादशाह से पहले बाबर मिर्जा की उपाधि धारण करता था। ठीक है, तो मिर्जा से ये क्या बन गया? बादशाह। ये पादशाह। ये प्रश्न पूछा जाता है कि बाबर ने पादशाह की उपाधि कहां धारण की, तो काबुल विजय के उपरांत इसी उपलब्धि में इसने 1504 में काबुल में ही ये उपाधि धारण की। और काबुल को जीतने की खुशी में इसने, जो बाबर ने काबुल की जो जनता थी उनको चांदी के सिक्के बांटे, और इसीलिए इसे कलंदर भी कहा गया। बाबर को कलंदर भी कहा जाता है। दान करने वाला इसने चांदी के सिक्के बांटे इसी खुशी में। ठीक है, जब ये काबुल को जीत लेता है तो उस समय इसकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और यहीं से इसने अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए तमाम अपनी योजनाएं बनाई भारत की तरफ। ठीक है, बाबरनामा जो है बाबर की आत्मकथा है, जिसे बाबर ने स्वयं लिखा है। तुर्की भाषा में लिखा गया है, बाद में अन्य बार बार दूसरी भाषाओं में इसके अनुवाद किए गए हैं। मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखा गया है, तुझके बाबरी या बाबरनामा। इस बाबरनामा में बाबर ये बताता है कि जब इसने भारत पर हमला किया है, या जब ये भारत में आया है पानीपत के युद्ध के बाद, तो
तो भारत में जो मुस्लिम राज्य है, 5 मुस्लिम राज्यों का उल्लेख करता है बाबर। कौन कौन से? बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात और बहमनी। और 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख करता है जिनमें मेवाड़ और विजयनगर आते हैं। और यहीं पर बाबर यह कहता है कि विजयनगर का समकालीन शासक कृष्णदेव राय उस समय के भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था। ये सारी बातें वो बाबरनामा में लिखता है। और इब्राहिम लोदी के जो चाचा थे आलम खान लोदी, और आलम खान लोदी का जो भतीजा था दौलत खान लोदी, इन दोनों ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो इब्राहिम लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था, उसी इब्राहिम लोदी के जो विरोधी थे उनमें सबसे बड़ा विरोधी जो था वो आलम खान लोदी था। ठीक है। और आलम खान लोदी का भतीजा था दौलत खान लोदी, जो कि पंजाब प्रांत का सूबेदार था। तो जब इब्राहिम लोदी को यह पता चला कि उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो उसने दौलत खान लोदी को पंजाब से दिल्ली आने के लिए कहा, लेकिन बार बार बुलाने पर भी दौलत खान वहां नहीं गया। तो एक प्रकार से जो दौलत खान लोदी था वो उसके अंदर एक बगावत की भावना आ गई थी, और उसने यहां पर यह संदेश भेजा कि अब उसके चाचा यानी कि आलम खान लोदी दिल्ली की गद्दी के दावेदार हैं। और इन दोनों ने ही, चाचा भतीजे आलम खान और दौलत खान लोदी ने बाबर को जो है वो दिल्ली पर या भारत पर हमला करने के लिए प्रेरित किया, और बाबर तो इसी अवसर की तलाश में ही था। तो इन सारी चीजों ने एक ऐसा माहौल बना दिया कि बाबर ने भारत पर हमला किया, और फिर आंतरिक स्तर पर कई ऐसे युद्ध हुए जिनकी चर्चा आगे हम करते जाएंगे। तो बाबर जो है बहुत महत्वपूर्ण था, इनका संस्थापक था मुगल वंश का। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये आरंभिक जानकारी हम इसलिए देते हैं कि आगे के प्रश्न आपके लिए आसान हो जाएं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी कहां धारण की? प्रश्न का उत्तर आपको पहले से ही मालूम है, अभी व्याख्या हमने की। ए फरगना में, बी काबुल में, सी दिल्ली में, डी समरकंद में। सही उत्तर होगा बी काबुल में। कब की? 1504 ईस्वी में। देखिए ये जो काबुल और कंधार हैं, काबुल और कंधार पहली बार बाबर के समय में ही भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल हुए थे। इससे पहले कुषाण वंश में, जो कुषाण वंश के शासक थे, उनके शासन में भी काबुल और कंधार थे, और कुषाणों के बाद फिर सीधे ये बाबर के समय में आए हैं काबुल और कंधार। ये दोनों कहां पर है? काबुल और कंधार वर्तमान में जो है अफगानिस्तान में है। ठीक है, तो ये इसका महत्वपूर्ण आंसर है। आगे चलते हैं। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान लोदी कौन था? ठीक है, अभी हमने आपको बताया दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी, इन दोनों ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। तो ये पूछ रहा है प्रश्न कि ये जो आलम खान था ये कौन था? ऑप्शन ए, इब्राहिम लोदी का संबंधी था तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था या अपने आप को दावेदार मानता था। ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी का संबंधी था, उसे देश से निष्कासित कर दिया गया था। ऑप्शन सी, दिलावर खां जिसे इब्राहिम लोदी के हाथों क्रूर व्यवहार मिला उसके पिता थे, ये कह रहा है ऑप्शन। और ऑप्शन डी कह रहा है पंजाब प्रांत का एक उच्च अधिकारी था जो कि अपनी जाति के प्रति इब्राहिम लोदी के व्यवहार से अत्यधिक असंतुष्ट था। इन चारों ऑप्शन में सही आंसर होगा ऑप्शन ए कि ये जो आलम खान लोदी है कौन था? आलम खान लोदी इब्राहिम लोदी का संबंधी था और वह दिल्ली के राज सिंहासन का अपने आप को दावेदार मानता था। और इसी आलम खान लोदी का जो भतीजा था दौलत खां, और ये दौलत खां कहां पर था? ये दौलत खां अभी मैंने बताया पंजाब प्रांत का सूबेदार था। और पंजाब एक ऐसा प्रांत था जो कि सीमांत प्रांत था। सीमांत प्रांत के सूबेदार अगर केंद्रीय शासन के साथ नहीं है तो निश्चित तौर पर यह केंद्रीय सत्ता के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाता था। तो ऐसे में इन दोनों ने मिलकर के, दौलत खां और आलम खां ने मिलकर के इब्राहिम लोदी के विरुद्ध षड्यंत्र रचा और बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? यानी कि
बाबर एक ऐसा जो कि बाहर से आया, बहुत सीमित सेना थी, लगभग 12,000 की सेना के साथ बाबर ने दिल्ली के निकट पानीपत के मैदान में वहां पर अपनी पूरी सेना का डेरा डाला, षड्यंत्र रचा और कैसे इब्राहिम लोदी की विशाल सेना उनके चंगुल में फंस गई और बाबर जीत गया। तो पूछ रहा है कि बाबर की जो जीत थी बड़ी अप्रत्याशित जीत थी, इसका मुख्य कारण क्या था, क्यों जीत गया बाबर? ए, उसकी घुड़सवार सेना, बी, उसकी सैन्य कुशलता, सी, तुलगमा पद्धति और डी, अफगानों की आपसी फूट। तो यहां पर जो सबसे बड़ा मुख्य कारण पूछा है, मुख्य कारण इसमें हो जाएगा उसकी सैन्य कुशलता। सैन्य कुशलता का उसका जो प्लानिंग है, जो युद्ध की रणनीति है बाबर की, वो बड़ी ही तारीफे काबिल थी। कैसे, जब इब्राहिम लोदी इसी असमंजस में था, इसी भुलावे में था कि बाबर की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो दिल्ली में हमला करे, तो बाबर जानता था कि वो सीधे दिल्ली पर हमला करेगा तो मुश्किल में फंस सकता है, इसीलिए उसने सीमांत प्रांत में, क्योंकि वहां पर दौलत खां और दूसरे जो विरोधी थे इब्राहिम लोदी के, वे सीधे बाबर को सहायता देने वाले थे। तो कैसे बाबर ने काफी समय पहले से ही आकर के यहां पर अपनी योजना के तहत पूरा अपनी सेना को लगाया, चारों तरफ से घेरने की योजना बनाई और जब इब्राहिम लोदी यहां आया तो किस प्रकार से उसने चारों तरफ से घेर करके इब्राहिम लोदी की सेना को सीमित सेना के माध्यम से अपनी कुशल रणनीति के द्वारा बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया। तो ये उसकी सबसे बड़ी, जो उसकी जीत का सबसे बड़ा कारण था, उसकी सैन्य कुशलता, उसका सेनापतित्व, जो कमांडरशिप थी बाबर की, वो बहुत बड़ी थी इसकी यहां पर। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? जिहाद शब्द का उल्लेख क्या है? धर्म युद्ध। ठीक है, जब कोई युद्ध धार्मिक कारणों से प्रेरित होता है तो उसे जिहाद का नाम दिया जाता है। पूछा गया है कि बाबर ने जो युद्ध लड़े, ये तीनों युद्ध किसने लड़े हैं? बाबर ने। देखिए, पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, ये पानीपत का पहले युद्ध की बात हो रही है। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित किस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो पानीपत के युद्ध में जिहाद की घोषणा नहीं की थी। इसमें 2 आंसर हैं, इसके ध्यान देना, खानवा और चंदेरी। खानवा और चंदेरी के युद्ध में बाबर ने एक तरह से धर्म का सहारा लिया था और जिहाद का नारा दिया, लेकिन इनमें से खानवा का युद्ध पहले हुआ है, चंदेरी का युद्ध बाद में हुआ है, इसलिए आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध। ये जो खानवा का युद्ध था ये बहुत ही महत्वपूर्ण था और इस युद्ध में बाबर ने अपने सबसे बड़े विरोधी दुश्मन को परास्त कर दिया था और सबसे बड़ा इसका जो विरोधी था वो कौन था यहां पर? वो था राणा सांगा। ठीक है, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ है? खानवा का युद्ध हुआ है 1527 ईस्वी में। ये कितने में हुआ है? 1526 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध हुआ है 1528 ईस्वी में और इसके बाद चौथा युद्ध हुआ है घाघरा का 1529। यानी कि बाबर 4 वर्ष में लगातार युद्ध ही करता रहा, 26, 27, 28, 29 और 1529 ईस्वी में लड़ा गया घाघरा का युद्ध जो है ये बाबर का भारत में अंतिम युद्ध था। इसके बाद बाबर की मृत्यु हो जाती है, एक बीमारी के कारण बाबर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ है और खानवा का युद्ध उससे पहले हुआ है, इसलिए हमें आंसर में क्या करना होगा? खानवा का युद्ध ही टिक करना होगा। तो खानवा के युद्ध में इसने क्या किया था? अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए, क्योंकि बाबर को जिससे युद्ध करना था दुश्मन बहुत वीर था, बहुत ही बलशाली था, राणा सांगा से इसका सामना था जो कि इब्राहिम लोदी से ज्यादा शक्तिशाली था। इब्राहिम लोदी को हराने में बाबर को उतनी शक्ति का प्रयोग नहीं करना पड़ा जितना कि राणा सांगा, और वास्तव में इस खानवा के युद्ध के बाद ही बाबर का जो एक तरह से सत्ता थी वो यहां पर दृढ़ हुई, मजबूत हुई। तो खानवा के युद्ध में जब राणा सांगा से इनका सामना हुआ तो जाहिर सी बात है कि बाबर ने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए धर्म का सहारा लिया, जिहाद का नारा दिया और इसने ये कहा कि हमें इस्लाम की रक्षा के लिए ये लड़ाई लड़नी है। तो सैनिक अपने प्राणों को न्यौछावर करके भी इस्लाम की रक्षा करने के लिए आगे आए और इसी युद्ध में बाबर ने जो है यहाँ पर
गाजी की उपाधि धारण की थी। जब युद्ध हो गया तो उसके बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी का मतलब ही होता है योद्धा या धर्म के लिए लड़ने वाला योद्धा, ठीक है। ये इसने यहाँ पर उपाधि धारण की। और खानवा के युद्ध में मुसलमानों का सहारा लेने के लिए, उनका साथ लेने के लिए इसने मुसलमानों पर लगने वाला जो टैक्स था तमगा कर उसको भी समाप्त कर दिया था, ठीक है। और फिर यही नीति उसने चंदेरी के युद्ध में भी जारी रखी। तो पहले खानवा का युद्ध हुआ, इसलिए आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये जो मैंने बताया 4 युद्ध लड़े हैं बाबर ने, चारों युद्धों में का जो ये कूट बनाया गया है, तो इनमें से कोई एक है जो तारीख के साथ मैच नहीं करता, वही आपको बताना है। पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, बिल्कुल सही है। दूसरा है खानवा का युद्ध 1527, ये भी सही है। घाघरा का युद्ध 1529, ये भी सही है। चंदेरी का युद्ध 1530 में नहीं हुआ था, ये गलत है, इसलिए उत्तर यही होगा। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में, ठीक है। पानीपत का युद्ध किसके बीच में हुआ है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ है। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ है। घाघरा का युद्ध जो है बाबर और अफगानों की संयुक्त सेना के साथ हुआ है। और चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय के साथ हुआ है। ये इसका सही क्रम है, तो आंसर हो जाएगा डी, इसमें सही नहीं है। अगला प्रश्न कथन और कारण का है। मैंने कई बार आपको ट्रिक बताया है कथन कारण, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न बहुत गलत होते हैं, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। अक्सर गलती कहां होती है, हमें ये बताने में समस्या आती है कि जो कारण है ये कथन की सही व्याख्या करता है या नहीं। तो इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक पिछले प्रैक्टिस में बताई थी कि कथन को पढ़ने के बाद आप अपने दिमाग में ही इसका कारण ढूंढिए, और अगर आपके द्वारा विचार किया गया कारण इससे मैच करता है तब आप जान लो कि यह उसकी व्याख्या करता है। कथन कह रहा है खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। बिल्कुल सही है, क्योंकि खानवा के युद्ध के बाद ही, देखो ये जो बाबर आया था ना, बाबर जब भारत में आया हमला करने, आक्रमण करने, तो भारत, क्योंकि उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति स्थिर नहीं थी, बहुत ज्यादा अस्थिरता थी, बहुत ज्यादा आपस में तनाव था। अफगान भी आपस में संतुष्ट नहीं थे, अफगानों में भी तनाव चल रहा था। भारत के जो क्षेत्रीय शासक थे उनके साथ भी संघर्ष चल रहा था। तो इन लोगों ने ये सोचा कि बाबर आएगा और दिल्ली में इब्राहिम लोदी को परास्त करके वापस चला जाएगा और बचे हुआ जो दिल्ली है उस पर हम अपना अपना नियंत्रण स्थापित कर लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बाबर यहां से जाने के लिए नहीं आया था। जब बाबर ने यही रहने का निश्चय किया तो फिर बाबर का संघर्ष उन लोगों के साथ भी हुआ था जिन्होंने कभी बाबर को भारत में हमला करने, आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, ठीक है। तो ऐसा ही एक युद्ध हुआ है, ये खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध ज्यादा निर्णायक था, क्योंकि खानवा का जो युद्ध है ये किसी साधारण योद्धा के साथ नहीं, बल्कि राणा सांगा जैसे महान योद्धा के साथ हुआ था, जो कि एक बहुत बड़े राजपूत राजा थे, मेवाड़ के शासक थे। ये मेवाड़ के शासक थे, और मेवाड़ को जीतने के बाद ही बाबर ने फिर आगे बुंदेल और बुंदेलखंड और अन्य क्षेत्रों में अपना विस्तार किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था। पहला तो बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है राजपूत वीर राणा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा दुर्जय शत्रु था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इब्राहिम लोदी की जब पराजय हुई तो इस बात का निर्धारण हो गया था कि भारत पर अब लोदी शासन नहीं करेंगे, लेकिन इस बात का निर्धारण नहीं हो पाया था कि क्या भारत पर बाबर शासन करेगा। लेकिन इस खानवा के युद्ध ने काफी हद तक ये निर्धारित कर दिया कि अब बाबर भारत में शासन करने की सामर्थ्य रखता है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह भी था कि इसने जिहाद का सहारा लेकर के इस्लाम के नाम पर अपनी जड़ें यहां पर जमाने का प्रयास किया। तो आंसर हो जाएगा ए। कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, वह मुगल सम्राट जिसके जीवन काल से धैर्य और संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, हमें हर किसी से कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलता है, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन है जिसके जीवन से हमें धैर्य और संकल्प की शिक्षा मिलती है। ए
जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बी नासिरुद्दीन हुमायूं, सी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और डी अब्दुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन औरंगजेब। सही उत्तर हो जाएगा बी नासिरुद्दीन हुमायूं। ऐसा मुगल शासक था जिसके जीवन को जब आप बारीकी से पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आप निश्चित तौर पर इसके जीवन के संघर्ष से प्रेरित होंगे। संघर्ष इसका गजब का था, और इसने संघर्ष क्यों करना पड़ा, इसके पीछे भी कारण था इसका। देखो, ये जो उस समय की जो सत्ता थी, मुगल जब भारत में आए, बाबर जब यहाँ पर आया, तो उस समय ये नहीं था कि केंद्रीय सत्ता के रूप में बाबर ने नियंत्रण, ऐसा कुछ नहीं था। बाबर ने क्या किया ना, अपने 4 पुत्रों में अपनी पूरी जो संपत्ति थी वो उसका विभाजन कर दिया। बाबर द्वारा जीते गए प्रदेशों को 4 बेटों में बांट दिया, जिनमें से एक हुमायूं था। अब हुमायूं गद्दी पर जब बैठा, लेकिन उसके भाई उसकी सत्ता को स्वीकार करने के लिए तैयारी नहीं थे, क्योंकि वो अपने आप को बराबर मानते थे। और केंद्रीय सत्ता तब तक नहीं होती जब तक कि उसके जो क्षेत्रीय शासक हैं वे किसी शीर्ष सत्ता को स्वीकार न करें। तो हुमायूं को सबसे ज्यादा संघर्ष तो अपने भाइयों के साथ ही करना पड़ा। और जब हुमायूं ने सत्ता संभाली 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद, तो उस समय का जो भारत था वो अभी अफगानों का संघर्ष समाप्त नहीं हुआ था, और हुमायूं उतना योग्य सेनापति नहीं था जितना कि बाबर था। तो इसका लाभ उठा करके जो अफगान थे उन्होंने बहुत चुनौती दी हुमायूं को, और 1539 के चौसा के युद्ध में और 1540 के कन्नौज के युद्ध में जो है ये जो हुमायूं है इसको भारत छोड़ के भागना पड़ा। किसने भगाया? अफगान था शेरशाह सूरी, बड़ा ही योग्य टैलेंटेड, जिसकी बात आगे होगी। तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को यहां से भगा दिया कन्नौज के युद्ध में, फाइनली यहां से चला गया। ठीक है, कब चला गया? ये 1540 ईस्वी में यहां से चला गया, और इसने निर्वासित जीवन जीते हुए फिर से अपनी शक्ति को संगठित किया। यहां तक कि ये अपने अल्प आय पुत्र अकबर के साथ भी नहीं रह पाया, उसे जो अपने संरक्षक बैरम खां के हवाले सौंप करके ये पूरा इसका जो समय है युद्ध और संघर्ष में ही बीता हुमायूं का। और फिर जाकर के 1555 ईस्वी में सरहंद के युद्ध में ये अफगानों को परास्त करके वापस मुगल गद्दी पर बैठा, नहीं तो मुगलों का अस्तित्व यही बाबर के साथ ही समाप्त हो जाता। तो कुल 15 वर्ष इसने संघर्ष किया। ध्यान से समझना, 15 वर्षों तक हुमायूं यहां वहां संघर्ष करता रहा, और उसके बाद जब ये दोबारा 1555-56 ईस्वी में जब दोबारा गद्दी पर बैठा है, तब इसने ये कहा कि अब उसे कोई युद्ध नहीं करना, वो शांति से रहना चाहता है। इसे किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था, तो इसने दीन पनाह पुस्तकालय जो है लाइब्रेरी दिल्ली में इसने बनवाई, और वहीं पर ये जब अपनी लाइब्रेरी से किताब निकाल रहा था पढ़ने के लिए, वहीं पर इसका सीढ़ियों से पैर फिसलने के कारण ये गिर गया और इंजर्ड हो गया। लेनपूल कहता है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। मात्र 1 वर्ष जीवित रहा ये वापस गद्दी पर बैठ करके। 1556 ईस्वी में घायल होने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन इसने अपने जो संघर्ष किया 15 वर्षों का, इन 15 वर्षों के संघर्ष के बाद भले ही वह स्वयं 1 वर्ष रहा, लेकिन एक दीर्घकालीन मुगल सत्ता के लिए एक सीट जरूर तैयार कर गया, गद्दी जरूर तैयार कर गया। अगर हुमायूं ने यह संघर्ष नहीं किया होता तो शायद ही अकबर कभी अपनी गद्दी प्राप्त कर पाते। तो मुगलों को उनकी विरासत वापस सौंपने का जो संघर्ष था हुमायूं का, ये वाकई सीखने वाली है कि अगर व्यक्ति निरंतर संघर्ष करे, एक ही दिशा में निरंतर प्रयास करे, तो निश्चित तौर पर जितनी भी जो एक हमारी सामर्थ्य है, पूरी सामर्थ्य लगा करके अगर हम प्रयास करें, तो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। ये साबित कर दिया हुमायूं ने। ठीक है, तो एक पॉजिटिव थॉट्स है जो इससे हम सीख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नामों में से उसे चिन्हित कीजिए जिसका नाम हुमायूं के भाइयों में नहीं था। हमने आपको बताया कि हुमायूं जो है 4 भाई थे, हुमायूं को लेकर के 4 भाई थे, तो इसमें तो हुमायूं का नाम है ही नहीं। तो इसमें से कोई एक नाम है जो उसके भाइयों में नहीं आता। ए कामरान, बी उस्मान, सी अस्करी और डी हिंदाल। तो इसमें जो उसका भाई नहीं है उसका नाम है उस्मान। यहां पर स्वयं हुमायूं, 4 भाइयों में ये जो है हुमायूं
आ जाएगा। तो ये 4 भाई यहां पर थे और बाबर ने अपने इन चारों पुत्रों में जो सत्ता का विभाजन किया था उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते। पूछा जाता है कौन सा किसको दिया गया था। तो ये जो कामरान, हुमायूं, अस्करी और हिंदाल है, इनके बीच में बाबर ने अपने साम्राज्य का किस प्रकार से बंटवारा किया था उसके बारे में जान लेते हैं। यहां पर जो बाबर ने अपनी वसीयत लिखी उसमें कामरान को क्या दिया, इसने काबुल दिया, कामरान को काबुल दिया, ठीक है। बाबर ने हुमायूं को दिल्ली दिया, दिल्ली की गद्दी सौंपी हुमायूं को। इसने अपने दूसरे बेटे कामरान को काबुल के साथ साथ कंधार, सिंध और पंजाब भी दिया था। एक साथ था पूरा ये, काबुल, कंधार, सिंध और पंजाब। ये क्षेत्र किसको दिए गए थे, ये कामरान को दिए गए थे, ठीक है। दिल्ली और उसके आसपास की पूरी जो क्षेत्र था वो किसको दिया गया, हुमायूं को दिया गया। अस्करी को क्या मिला, अस्करी को संभल की जागीर मिली, अस्करी को संभल मिला। और हिंदाल को क्या मिला, हिंदाल को जो है यहां पर यहां पर ध्यान रखिएगा कि कामरान को कंधार, सिंध व पंजाब क्षेत्र, अस्करी को संभल की जागीर, हिंदाल को अलवर, अलवर कहां, राजस्थान के आसपास का ये क्षेत्र जो है हिंदाल को मिला। तो बाबर ने जो भी यहां पर जीता भारत में रह करके वो अपने इन चारों पुत्रों में बांट दिया। हुमायूं को क्या प्राप्त हुआ, दिल्ली। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने के कारण ये अपने आप को संपूर्ण क्षेत्र का दावेदार मानता था। और जो जो क्षेत्र इसके भाइयों में थे सबसे ज्यादा इसका जो संघर्ष हुआ है वो कामरान के साथ हुआ है, ठीक है। काबुल, कंधार, सिंध और पंजाब, क्योंकि ये क्षेत्र ये सीमांत प्रांत थे और इनकी वजह से जो एक तरह से असुरक्षा थी वो बहुत ज्यादा थी। तो ये भाइयों के बीच संपत्ति का बंटवारा था। ध्यान दीजिएगा, उस्मान बाबर के पुत्रों में नहीं था या हुमायूं के भाइयों में नहीं था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहां पर जो एक कथन याद आ गया मुझे, जब बाबर की मृत्यु को लेकर के ये कहा जाता है कि बाबर की मृत्यु कैसे हुई, तो वैसे तो इतिहासकार ये मानते हैं कि बाबर की मृत्यु एक प्राकृतिक घटना थी, बीमार हो गया था बाबर। और कुछ आपने कई कहानियां अपने स्कूल टाइम में एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ी होंगी, शायद अब सिलेबस में है नहीं है, कि जब ये हुमायूं से बहुत प्रेम करता था, बाबर जो था हुमायूं से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। तो एक बार जब हुमायूं बीमार पड़ गया था, तो जब ये अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था, तो हुमायूं को जब ये बाबर को सूचना मिली तो बाबर काफी दुखी हुआ और बाबर ने अल्लाह से प्रार्थना की, इसके बेड के चारों तरफ घूम करके इसने कहा कि मेरा पुत्र सही हो जाए, ये बीमारी मुझे मिल जाए। और कहते हैं कि इसके बाद हुमायूं स्वस्थ होता गया और बाबर जो है वो बीमार होता गया और बाद में इसी बीमारी, शायद पेट से संबंधी कोई बीमारी थी, इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन एक स्रोत ऐसा है, मात्र एक स्रोत ऐसा है जो कहता है कि बाबर की मृत्यु एक षड्यंत्र था। और ये स्रोत क्या है, ये स्रोत है जो बाबर की पुत्री या हुमायूं की बहन थी जो गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने एक ग्रंथ लिखा है हुमायूं नामा। इस हुमायूं नामे में गुलबदन बेगम कहती हैं कि बाबर की मृत्यु एक षड्यंत्र था और इस षड्यंत्र के तहत जो इब्राहिम लोदी की मां थी उन्होंने बाबर को जहर दिया था और उसी जहर के कारण बाबर की मृत्यु हुई। हालांकि कोई और प्रमाण न होने के कारण इसको स्वीकार नहीं किया जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 हमारी स्क्रीन पर है। हुमायूं द्वारा लड़े गए, हुमायूं द्वारा, अब ये हुमायूं के युद्ध है क्योंकि हुमायूं का पूरा जीवन काल युद्ध में ही चला गया। तो हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि के अनुसार सही क्रम अंकित करें। इतिहास में तिथि क्रम के अनुसार बहुत आता है, सीक्वेंस बहुत आते हैं, इनको बहुत जरूरी याद करना। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है, यानी कि जिस स्थान पर युद्ध हुआ है उसी स्थान के नाम से युद्ध जाना गया है। तो आपको बताना है कि सही क्रम कौन सा है जो हुमायूं द्वारा लड़े गए। ए चौसा, देवरा या देवराय, कन्नौज और सरहिंद। बी देवरा, कन्नौज, चौसा और सरहिंद। सी सरहिंद, देवरा, चौसा और कन्नौज। और डी देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। ये आपको बताना है। अगर आपने मेरा लेक्चर अभी सुना होगा जो मैंने अभी व्याख्या की थी तो शायद आप इसका आंसर दिमाग में थोड़ा सा आप बता सकते हैं। यहां पर आपको मैंने बताया था कि कन्नौज के युद्ध में जो हुमायूं था, कन्नौज के युद्ध में यहां से भाग गया था
निर्वासित जीवन जिया और बाद में सरहिंद के युद्ध में उसने वापस दिल्ली की सत्ता को प्राप्त किया था। तो कन्नौज के बाद सीधे यहाँ पर सरहिंद हुआ है। तो कन्नौज के बाद जहां सरहिंद है यहाँ पर देखिए 2 में है। अब ऐसे प्रश्न आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं। हमने पहले ये देख लिया कि कन्नौज के बाद सरहिंद हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 2 ऑप्शन में ऐसा हुआ है, तो फिर हमें इनके बारे में भी पता होना चाहिए कि पहले चौसा का हुआ है या देवरा का हुआ है। तो पहले देवराय का युद्ध हुआ है, फिर चौसा, क्योंकि चौसा का युद्ध हुआ है 1539 यानी कि 1539 में, और ठीक उसके 1 वर्ष बाद कन्नौज का युद्ध हुआ है 1540 में। तो ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहां पर जो देवराय का युद्ध था ये 1532 ईस्वी में हुआ है, और ये जो युद्ध था ये हुमायूं और अफगानों के बीच में हुआ है। इस युद्ध में जो है हुमायूं ने अफगानों को पराजित कर दिया था। चौसा का युद्ध मैंने आपको बताया 1539 ईस्वी में हुआ है। किसके साथ हुआ है? ये हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ है। शेर शाह को के बचपन का नाम तो फरीद था, बाद में उसको शेर खां की उपाधि दी गई एक शेर का शिकार करने के कारण। और जब इसने चौसा का युद्ध लड़ा, इस चौसा के युद्ध में जब शेर खां ने हुमायूं को पराजित कर दिया तो इसने शेर शाह की उपाधि धारण की, ठीक है, जिसे हम शेरशाह सूरी के नाम से भी जानते हैं। और फिर कन्नौज के युद्ध में इसने पूरी तरह से हुमायूं को बाहर करके सूर वंश की स्थापना की, जिसे भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य या वंश भी कहा जाता है। ये जो चौसा का युद्ध था, इस चौसा के युद्ध में हुमायूं बहुत बुरी तरह से पराजित हुआ। और पराजित क्या हुआ, वहां से दरअसल भागा और अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूद गया। जब ये गंगा नदी में कूदा तो वहां पर एक नाविक था, उसने इसकी जिंदगी बचाई, इसे किनारे से लगाया, और इसके बदले हुमायूं ने इसे 1 दिन का बादशाह बनाया था, क्योंकि चौसा के युद्ध के बाद 1 वर्ष के लिए हुमायूं बादशाह यहाँ पर बना रहा है। कन्नौज के युद्ध के बाद फिर ये पूरी तरह से जो है यहाँ से निर्वासित हो गया, जो 15 वर्ष के बाद आया। तो 1539 में ये हुआ है, 1540 में कन्नौज का हुआ है, और 1555 ईस्वी में सरहिंद का। तो क्रम हो जाएगा देवराय, चौसा, कन्नौज और सरहिंद, ठीक है। ये इसका महत्वपूर्ण क्रम है, और मैंने बताया बार बार इसको पूछा जाता है। यहां पर देखिएगा कि जब ये कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, बिलग्राम नामक स्थान पर हुआ था। और जब सरहिंद का युद्ध होता है 1555 ईस्वी में, ये अफगानों के बीच में हुआ था। और यहाँ पर अफगान जो शासक था वो सिकंदर सूर, तो अफगान शासक सिकंदर सूर को पराजित करके हुमायूं ने वापस मुगल जो गद्दी थी अपनी दिल्ली की वो प्राप्त की, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, मात्र 1 मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबद्ध करेंगे, या यह कथन किससे संबंधित है? ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन सी शेर शाह या शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी औरंगजेब। बिल्कुल सही है आंसर ऑप्शन सी, शेर शाह से संबंधित है ये कथन। शेर शाह सूरी ने जब 1544 ईस्वी में मारवाड़ के साथ इसका युद्ध हुआ था, क्योंकि जब शेर शाह सूरी ने हुमायूं को तो बाहर भगा दिया, लेकिन अब जो क्षेत्रीय शासक हैं उनके साथ इनका संघर्ष हो रहा है, तो इसी अपने क्षेत्रीय विस्तार में मारवाड़ के साथ जब शेर शाह सूरी का संघर्ष चल रहा था, तो यहाँ पर राजपूतों ने जबरदस्त टक्कर दी शेर शाह को, और राजपूतों के शौर्य से इतना प्रभावित हुआ था शेर शाह सूरी कि यह कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपने साम्राज्य को लगभग खो चुका था। मुट्ठी भर बाजरे का मतलब क्या है कि एक मारवाड़ के एक छोटे से क्षेत्र के संघर्ष में मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि मैं अपना संपूर्ण जो दिल्ली की गद्दी है उससे भी हाथ धो बैठूंगा, तो मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने अपना संपूर्ण साम्राज्य खो दिया होता। यह बात मारवाड़ के साथ संघर्ष में शेर शाह सूरी द्वारा कही गई थी। शेर शाह सूरी एक महान योद्धा होने के साथ साथ बहुत बड़ा सुधारक भी था। इसने कई ऐसे कार्य किए हैं जो कि तत्कालीन समय में इसे एक सुधारक के रूप में स्थापित करते हैं। जैसे इसने ग्रांड ट्रंक रोड बनाया, जिसे हम जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। और यहां पर एक चीज और बता दें कि जब चंदेरी का युद्ध हो रहा था, चंदेरी का जब युद्ध हो रहा था, चंदेरी का युद्ध कब हुआ है? चंदेरी का युद्ध जो है वो
28 ईस्वी में हुआ है। तो 1528 ईस्वी के इस चंदेरी युद्ध में किसके साथ हुआ है? बाबर और मेदिनी राय के साथ हुआ है। ठीक है, यहां पर जो ये शेरशाह था ये बाबर या मुगलों के साथ था, शेरशाह मुगलों के साथ था। और यहां पर शेरशाह ने जब मुगल सेना में रहते हुए मुगलों के साथ चंदेरी का युद्ध लड़ा, तो यहां पर शेरशाह एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहता है कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया, कहता है कि यदि भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं जल्दी ही मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। मतलब मुगलों के साथ ही लड़ रहा है, मुगलों का साथ दे रहा है इस युद्ध में। तो इसने मुगल सेना की कमजोरी को यहां पर जान लिया था, उसी के साथ रह करके लड़ रहा था। तो ये बड़े आशावान होकर के कहता है शेरशाह कि यदि भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं शीघ्र ही मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। और इसकी ये वाक्य बिल्कुल सही साबित हुए जब कन्नौज के युद्ध में शेरशाह ने मुगल यानी कि हुमायूं को भारत से बाहर खदेड़ दिया था। ठीक है, तो शेरशाह यहां पर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहां हुई थी? ए आगरा में, बी कालिंजर में, सी रोहतास में और डी सासाराम में। सासाराम में इसका मकबरा है और इसकी जो मृत्यु हुई थी कालिंजर अभियान के दौरान हुई थी। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कालिंजर अभियान एक इसका अंतिम अभियान साबित हुआ और ये एक दुर्घटना के कारण, युद्ध में नहीं मरा है, ये एक दुर्घटना के कारण इसकी यहां पर मृत्यु हो जाती है। 22 मई 1545 का वो दिन था, 22 मई 1545 के दिन जो है जब अपने कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह ने एक तोप का प्रयोग किया कालिंजर की दीवार को गिराने के लिए, किले की दीवार गिराने के लिए इसने एक तोप का प्रयोग किया। और वह तोप जब फट गई तो वापस जो उसका गोला है वो उस स्थान पर गिरा जहां गोला बारूद का ढेर लगा हुआ था और वहीं पर ये शेरशाह था। और गोला बारूद में उस फटी हुई तोप या फटे हुए बम की आग गिर जाने के कारण वो ब्लास्ट हो गया और इसी ब्लास्ट में घायल हो जाने के कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। जैसे दिवाली पर आपने देखा होगा कितनी घटनाएं इस प्रकार से हो जाती हैं, वैसा ही कुछ ये कालिंजर में हुआ और यहीं पर शेरशाह सूरी की मृत्यु जो है हो गई। और शेरशाह मृत्यु के बाद फिर आगे इनके उत्तराधिकारी आए जिन्होंने इसको संभाला था, सूरवंश को। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बिठाया गया? यानी कि जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो उस समय जो अकबर है वो कहां पर थे और उसके बाद हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बिठाया अकबर। हाँ, तो पूछा जा रहा है कि जब हुमायूं की मृत्यु हुई उस समय अकबर कहां पर था और जहां पर था वहीं पर इसका राज्य अभिषेक हुआ। बाद में दिल्ली में इसका अभिषेक हुआ है। तो काबुल में, लाहौर में, सरहिंद में, कलानौर में। सही उत्तर हो जाएगा डी, कलानौर। यानी कि जब हुमायूं की मृत्यु हुई लाइब्रेरी में घायल हो जाने के कारण, सीढ़ियों से गिरने के कारण, उस समय अकबर कहां पर था? कलानौर में था और यहीं पर इसका राज्य अभिषेक हुआ है। ध्यान दीजिएगा, 14 फरवरी 1556 ईस्वी को, 14 फरवरी ये जो तारीख है इसी तारीख को बाबर का जन्म भी हुआ है। 14 फरवरी 1556 ईस्वी को बाबर जो अकबर है इसका कलानौर नामक स्थान पर राज्य अभिषेक हो जाता है। और क्योंकि उस समय ये वहीं पर था और इसका जो संरक्षक था अकबर का बैरम खां, ठीक है, बैरम खां का बड़ा महत्व है अकबर के आरंभिक जीवन काल में। तो इन्हीं बैरम खां के संरक्षण में इसका अकबर का जो राज्याभिषेक यहाँ पर हुआ है क्योंकि अकबर यहाँ पर छोटा था। बाद में अकबर ने बैरम खां को अपना प्रधानमंत्री यहाँ पर नियुक्त किया था दिल्ली में आने के बाद। ठीक है, प्रश्न नंबर 15, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि अकबर ही वह पहला मुगल शासक था या अकबर ही वह पहला शासक था जब भारत में कोई अंग्रेज आया और उस अंग्रेज ने आकर के सीधे मुगल दरबार में जाकर के यहाँ पर मुलाकात की। तो वह पहला अंग्रेज कौन था जो अकबर के दरबार में आया? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न।
ए राल्फ फिच, बी सर टॉमस रो, सी जॉन हॉकिंस और डी पीटर मुंडी। तो सही उत्तर होगा ए राल्फ फिच। वो पहला अंग्रेज था जो कि अकबर के दरबार में आया और इस समय अकबर कहां पर था? फतेहपुर सीकरी में था। तो फतेहपुर सीकरी और आगरा में आने वाला पहला अंग्रेज जो है राल्फ फिच था। इसने यहां पर अकबर से मुलाकात की और 1588 से 1591 तक 1588 ईस्वी से 1591 ईस्वी तक राल्फ फिच जो है यही रहा, भारत में ही रहा। और राल्फ फिच कहता है कि फतेहपुर सीकरी और आगरा लंदन से भी बड़े हैं। ये काफी प्रभावित हुआ था आगरा से और आगरा को लंदन से भी बड़ा शहर ये बताता है। इसके अलावा जो है अन्य जो तमाम यूरोपीय कंपनियां थी वो भी धीरे धीरे भारत पहुंच रही थी। इसके आने के जो उद्देश्य थे वो व्यापार के लिए संभावनाएं ढूंढने भारत में आए थे और भारत में व्यापार करने की अनुमति जिस मुगल शासक ने दी अंग्रेजों को वे कौन थे? वो जहांगीर था। ठीक है, जहांगीर ने अनुमति दी है, ये आगे बात आएगी। तो राल्फ फिच जो है पहला अंग्रेज था जो अकबर के दरबार में आया था। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? जो इंग्लैंड की जो रानी थी एलिजाबेथ, इन्होंने ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी 1600 ईस्वी में। तो आपको बताना है कि जब एलिजाबेथ प्रथम थी इंग्लैंड की गद्दी पर, उस समय भारत में दिल्ली की गद्दी पर कौन था? ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी बहादुर शाह। तो सही आंसर होगा ए अकबर। ठीक है, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत में मुगल गद्दी पर कौन बैठा हुआ था? अकबर बैठा हुआ था। ठीक है, और जब धीरे धीरे जैसे जैसे मुगल शासक कमजोर पड़ते गए वैसे वैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पहले व्यापार का विस्तार किया, फिर धीरे धीरे साम्राज्य का विस्तार भी करने लगे। अगला प्रश्न, हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हेमचंद्र विक्रमादित्य, और ध्यान रखना ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम शासक था, अंतिम हिंदू शासक इसको माना जाता है। तो भारतीय इतिहास में इसे किस नाम से जाना जाता है? ए पूरणमल, बी मालदेव, सी राणा सागा और डी हेमू। तो इसे हेमू के नाम से ये इतिहास में बहुत ज्यादा प्रचलित था। कौन था ये हेमू और या हेमचंद्र विक्रमादित्य? इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये जो सूरवंश था, सूरवंश कौन? जिसमें शेरशाह सूरी हुए। तो सूरवंश का जो शासक था आदिल शाह, उसी आदिल शाह का वजीर था ये हेमू। ठीक है, जो सूर शासक था आदिल शाह, उसका कौन था? वजीर था, अफगान शासन में वजीर था और काफी ये महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। जब यहां पर हुमायूं अपनी सत्ता का विस्तार करना चाह रहा था, ये जो 15 वर्ष का जो पूरा निर्वासित जीवन है हुमायूं का, उसी समय तो यहाँ पर सूरवंश की विस्तार हो रहा था। तो जैसे जैसे हुमायूं अपने जो साम्राज्य है उसका विस्तार करने के लिए संघर्ष कर रहा है, युद्ध की स्थिति है, उसी बीच इसी हेमू ने जो कि वजीर था और जो गद्दी का दावेदार था सूरवंश का, उसका नाम था आदिल शाह। आदिल शाह कमजोर शासक था। अगर शासक कमजोर हो जाए और प्रधानमंत्री या वजीर शक्तिशाली हो जाए तो निश्चित तौर पर वो सत्ता का अपने आप को दावेदार मानता है। तो हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हम हेमू के नाम से भी जानते हैं, इसने लाभ उठा करके, अवसर का लाभ उठा करके दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया और अपने आप को एक वहां का शासक घोषित कर दिया और उसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण कर ली। तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करके ये स्वयं को दिल्ली का शासक समझने लगा और उसके बाद फिर जो युद्ध हुआ है बाद में हेमू के साथ, इसी युद्ध के बाद फिर बाद में ये जो पूरी सत्ता है वो मुगलों के हाथ में आई। यानी कि हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य ने मुगलों को काफी ज्यादा चुनौती दी, चुनौती प्रदान की, क्योंकि सूरवंश तब तक कमजोर पड़ने लगा था। ठीक है, तो हेमू इसका वास्तविक नाम था या इस नाम से फेमस था। प्रश्न नंबर 18, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किए? हम जानते हैं, जब आगे पढ़ेंगे हम अकबर की राजपूत नीति, तो अकबर की राजपूत नीति में
इसने उदारता का परिचय दिया था। अकबर बड़ा ही बुद्धिमान था। अकबर यह जानता था कि राजपूत बहुत शक्तिशाली हैं, इनके शौर्यता की गाथा सुनी थी, तो अकबर ने इन राजपूतों को अपना शत्रु बनाने की बजाय इनसे मित्रता करना उचित समझा और इसी मित्रता के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए। क्योंकि इस मित्रता से अगर अकबर राजपूतों से युद्ध करता तो वो राजपूतों को कुछ समय के लिए दबा करके उन पर शासन कर सकता था, लेकिन राजपूतों के शौर्य का, उनकी वीरता का लाभ मुगलों को नहीं मिल सकता था। तो अकबर ने राजपूतों के शौर्य का, उनकी वीरता का लाभ मुगल सत्ता की स्थापना के लिए, साम्राज्य के विस्तार के लिए किया। यह अकबर की बहुत कूटनीतिक चाल थी और इसी के तहत उसने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके उनसे नातेदारी या रिश्तेदारी जोड़ी, उन्हें बड़े बड़े मनसब प्रदान किए और उनका सहयोग प्राप्त किया। तो पूछा गया है इनमें से कौन सा वो पहला राजपूत वंश है जिसके साथ अकबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए? ए बुंदेलों से, बी कछवाहों से, सी राठौड़ों से और डी सिसोदियों से। तो कछवाही राजपूत वह पहले राजपूत वंश थे जिनके साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। आप सबने देखा होगा जोधा अकबर नाम से एक बढ़िया फिल्म इस पर बन चुकी है, और जोधा अकबर में जिसे आप जोधा कहते हैं, वास्तव में वो जोधा नहीं, हरकाबाई उनका नाम था। तो यहाँ पर वो कछवाहा थी और यहाँ पर आमेर के ये कछवाहा थे। कहाँ के थे? आमेर के थे ना। तो आमेर के जो कछवाहा वंश के शासक थे उन्हीं के राजा भारमल की पुत्री थी हरकाबाई या जोधाबाई। तो राजा भारमल की पुत्री हरकाबाई से जो विवाह हुआ था, ये विवाह राजपूतों के साथ पहला वैवाहिक संबंध था अकबर का। उसके बाद अन्य राजपूत घरानों से भी वैवाहिक संबंध मुगलों के हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हल्दी घाटी का युद्ध किसके साथ हुआ है? ये हल्दी घाटी का युद्ध मुगलों और महाराणा प्रताप के साथ हुआ है। इसमें मुगलों की ओर से बैरम खां था, मुगलों की ओर से बैरम खां था और दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप। तो पूछा गया है कि महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था इस युद्ध में, और यह युद्ध निर्णायक माना जाता है। इस युद्ध में दोनों ही जो सेनाएं हैं, टीम है, वे अपनी अपनी जीत का दावा करती हैं। महाराणा प्रताप ने इस युद्ध के बाद भी मुगलों के साथ अपना संघर्ष चालू रखा था और उन्होंने बड़ा ही संघर्ष किया था इस युद्ध में। तो पूछा गया है कौन थे इनके सेनापति? ए अमर सिंह, बी मान सिंह, सी हकीम खान और डी शक्ति सिंह। तो सही आंसर होगा सी, हकीम खान इनके सेनापति थे। महाराणा प्रताप जो है, इन्होंने हकीम खान को मेवाड़ का शस्त्रागार का प्रधान नियुक्त किया था। महाराणा प्रताप कहां से थे? मेवाड़ से थे। तो इन्होंने मेवाड़ का जो शस्त्रागार था उसका मुखिया बनाया था, शस्त्रागार का मुखिया बनाया था हकीम खान को। और हकीम खान बड़ी ही वीरता के साथ इस हल्दी घाटी युद्ध में जो लड़ा, वहां पर इन्होंने अपने शहीद हुए, ये अपने प्राणों की बाजी इन्होंने लगा दी। ठीक है। और लेकिन यह युद्ध जो है ये अनिर्णायक रहा। इस युद्ध में मुगल सेना का जो नेतृत्व था वो आसफ खां और मान सिंह ने किया था। यहाँ पर बैरम खां अभी गलती से हमने बोल दिया, बैरम खां नहीं, यहाँ पर मुगलों की सेना का जो नेतृत्व है वो किसने किया है? मान सिंह ने किया है। देखिए ये वही मान सिंह जिनके जो राजपूत जिनके साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो किस प्रकार से ये अकबर के साम्राज्य विस्तार में, मुगलों के साम्राज्य विस्तार में मुगलों की सहायता कर रहे हैं। तो आसफ खां और मान सिंह ने किसका साथ दिया था? मुगल सेना का साथ दिया था। और हकीम खान जो हैं वो महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे जो कि इस युद्ध के दौरान ही शहीद हो गए थे। ठीक है। यहां पर हम मान सिंह मुगलों के सेनापति या मुगलों के नेतृत्व करता थे। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर, लास्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? अकबर ने किसे स्वयं मारा था? ए आदम खां, बी बैरम खां, सी बाज बहादुर, डी पीर मोहम्मद खां। तो आदम खां को स्वयं मारा था अकबर ने। कारण क्या था? आदम खां किसका पुत्र था? आदम खां अकबर की धायमा माहम अनगा का पुत्र था। ठीक है। माहम अनगा का पुत्र था और माहम अनगा का अकबर पर आरंभिक जीवन में काफी ज्यादा प्रभाव था, क्योंकि अकबर अपने माता पिता के संरक्षण से दूर रहा। तो इसकी धायमा और इसके संरक्षक बैरम खां और आदम खां जो माहम अनगा है, इनका बड़ा प्रभाव था। जैसे जैसे अकबर आगे बढ़ता गया, समर्थ होता गया, वह अपनी सत्ता की कमान अपने हाथ में लेना चाहता था, लेकिन
महामनगा का सीधा प्रभाव था और इन्हीं का पुत्र होने के कारण अधम खां भी अपना प्रभाव जमाने का प्रयास करता था। इसीलिए क्या किया, अकबर ने स्वयं अधम खां की हत्या कर दी और इसी बात के बाद जो है अकबर के संबंध महामनगा के साथ भी खराब हो गए थे। तो ये थी हमारी आरंभिक मुगल काल से। अब मुगल काल बहुत लंबा चलेगा, शासकों का काल पहले चलेगा, फिर उनका जो भी आगे मैंने बताया उनका जो धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी उनकी नीतियां थी, अभी राजनीतिक ही चलेगा, फिर बाकी पूरा मुगल हम इसमें कवर करेंगे।